ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी, ऐसा ये स्ट्रक्चर है ना। एक अपना जो स्ट्रक्चर है वो पॉलिटिकल से संबंधित है, जिसमें भारत का संवैधानिक चीज़ें और राजस्थान की संवैधानिक चीज़ें हैं। इसके लिए मैं चर्चा करूँगा आपसे। अब मैं आपको कहूँ कि देखो बेसिक अगर मैं बात करूँ तो 15 अगस्त 1949 को देश आज़ाद हो गया। फिर देश आज़ाद होने के बाद में क्या किया गया, तो क्या कि देश का आज़ाद होने का माउंटबेटन योजना मैंने बताई आपको। माउंटबेटन योजना कहते हैं भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर देंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे। तो ये आज़ाद करने का अंग्रेजों के विचार कैसे आया, इस चीज़ के ऊपर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि विश्व में जो ब्रिटेन है वो अपने पे शासन कर रहा है। 1857 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पे शासन कर रही थी, पर 1857 की क्रांति के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 बना। उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने, जो ब्रिटेन की महारानी है, उसके हाथ में चला गया, जिसे अपन ब्रिटिश क्राउन कहते हैं, यानी कि ब्रिटेन की संसद के अधीन चला गया। और ब्रिटेन की संसद वालों ने या ब्रिटेन की महारानी ने एक वाइसराय बना दिया कि वाइसराय अब क्या करेगा, इस जगह को संभालेगा। अंग्रेज होशियार थे, तो कंपनी ने क्या किया, उसका जो गवर्नर जनरल है उसको ही क्या बना दिया, वाइसराय बना दिया। मगर अब अपन किसके अधीन आ गए, ब्रिटेन के सीधे अधीन आ गए अपन, यानी ब्रिटेन की संसद के सीधे अपन उसके अधीन चले गए। अब ब्रिटेन की संसद के अधीन चले गए तो अब धीरे धीरे अपने सुधार भी हुए थे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था। सुधारों में जैसे इन चीज़ों की 1764 में पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था। इस तरह से कुछ सुधार हुए थे। उन सुधारों के बाद में ये क्रांति वाला बताया मैंने मैटर। इसके बाद में जो सुधार हुए हैं उन सुधारों के अंदर क्या हुआ, मार्ले मिंटो सुधार हुआ 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंदर। मार्ले और मिंटो दो आदमी हैं, एक तो भारत सचिव है और एक गवर्नर जनरल है। तो ये दोनों मिलके नियम बना रहे हैं कि अपन भारत के साथ में ऐसा ऐसा करेंगे। 1919 के अंदर मोंटेस्क्यू और चेम्सफोर्ड, भारत सचिव और गवर्नर जनरल, इन्होंने मिलकर और कानून बनाए, जिसे मार्ले मिंटो सुधार तो 1909 और मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। फिर इसके बाद में अब जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन होता है भारत शासन अधिनियम 1935। उसके अंदर बहुत सारे चेंज किए जाते हैं। एक संसदीय प्रणाली बनाने की व्यवस्था की जाती है, न्यायिक व्यवस्था बनाने की व्यवस्था की जाती है, ऐसे व्यवहार बनाया जाता है। तो पहले तो मैं बता रहा हूं भारत शासन अधिनियम 1858, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटेन के हाथ में। मार्ले मिंटो सुधार 1909, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक बता देता हूं मैं आपको कि भारत शासन अधिनियम, तो भारत शासन अधिनियम 1858 की क्रांति हो गई। अब भारत शासन अधिनियम 1858 बन गया। और इस भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला गया। ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला गया, यानी कि अब ब्रिटेन की जो संसद है वो भारत के ऊपर क्या कर रही है, शासन कर रही है। ब्रिटेन की संसद भारत के ऊपर शासन कर रही है। तो ब्रिटिश क्राउन भारत के ऊपर शासन कर रही है, या ब्रिटेन की जो महारानी है वो भारत के ऊपर क्या कर रही है, शासन कर रही है। तो ब्रिटेन की महारानी को वहाँ पर ब्रिटिश क्राउन कहा जाता है। वो जो ताज पहनती है ना, उसकी वैल्यू है।
ब्रिटेन के अंदर बहुत अच्छा है, छोरी मोटी तो वने फेरा दे और छोरो मोटो तो वने फेरा दे, कोई जैसे लैंगिक विभेद वहाँ पर नहीं किया जाता। तो ब्रिटिश संसद या महारानी के हाथ में चला गया। अब भारत में क्या किए गए, सुधार किए गए। तो मैं सीधा अपने जो पॉइंट है उसके ऊपर आ रहा हूं कि 1909 के अंदर इसको कहा तो जाता है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम जो 1909 में हुआ था, तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो ये मार्ले और मिंटो दो जनों ने, भारत सचिव और गवर्नर जनरल ने, इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, पूरा पढ़ना है, 2 पेज अपने को मार्ले मिंटो में पढ़ने हैं, पर अभी थोड़ा समझा रहा हूं इसलिए। फिर 1919 के अंदर मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड उन दोनों ने मिलकर सुधार किए। तो ये भारत शासन अधिनियम, अपने भारत शासन अधिनियम कब, 1919 भारत शासन अधिनियम, ये क्या कहलाता है, मॉन्टेस्क्यू और मॉन्टेस्क्यू और कौन है तो चेम्सफोर्ड, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, और ये क्या है तो सुधार है। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन अपने को यही पूछा जाता है, बिल्कुल जो इजी वाला क्वेश्चन है, 20% वाला, कि भारत शासन अधिनियम 1919 को क्या कहा जाता है, 1909 को क्या कहा जाता है। ठीक है, या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश का उनके हाथ में कब गया। फिर एक बना जिसको अपन कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसमें इतने अच्छे प्रावधान किए गए कि देश आज़ाद हुआ था, और देश आज़ाद होने के बाद में अपना जो संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को अपना देश का संविधान कंप्लीट हो गया था। मगर 26 जनवरी 1930 को लाहौर के अंदर रावी नदी के तट के ऊपर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और तिरंगा झंडा फहराया था लाहौर में। अतः 26 जनवरी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण डेट थी। अतः 30 नवंबर 1949 को ही देश का संविधान पूरा बन जाने के बाद में भी कुछ प्रावधानों को उस समय लागू किया। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को। मगर भारत का संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1930 को, 1950 को। 30 को क्यों डेट इंपॉर्टेंट थी, लाहौर के अंदर जवाहरलाल नेहरू स्वराज की घोषणा और तिरंगा झंडा फहराया था। तो जवाहरलाल नेहरू अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय विदेश नीति का जनक कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू ही वो व्यक्ति है जिसके कारण 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू न होकर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ, वो संविधान एक किताब है। वो संविधान क्या है, एक किताब है। ठीक है, ये जैसे जिल्द हो गया और ये किताब के पन्ने हो गए। तो संविधान क्या है, एक किताब है। संविधान विधान संधि है। आप में हिंदी है क्या सेकंड ग्रेड में किसी के नहीं है? तो जो संविधान है वो एक पुस्तक है। ये जो संविधान पुस्तक है ये अपने 26 जनवरी 1950 को इसे भारत में क्या कर दिया, लागू कर दिया। 26 नवंबर 1949 को अपने आंशिक रूप से लागू हो गया। कुछ प्रावधान अपने लागू कर दिए थे तो उसको आंशिक कहा जाता है। अब ये जो किताब है, इस किताब में जो अध्याय होते हैं ना, अध्याय,
उन अध्यायों को, जैसे किसी भी किताब के अंदर क्या होते हैं, पाठ होते हैं, तो उस अध्याय को इसके अंदर भाग कहा गया है। अध्यायों को क्या कहा गया है? भाग कहा गया है। हर एक अध्याय के अंदर बहुत सारे बिंदु होते हैं। अध्याय में क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। तो उन जो बिंदुओं को इस संविधान में अनुच्छेद कहा गया है। तो संविधान में बहुत सारे अध्याय हैं, मगर उन अध्यायों के अंदर बहुत सारे क्या है? अनुच्छेद। क्योंकि पार्ट एक होगा, उसमें बहुत सारे क्या होंगे? पॉइंट होंगे। तो ये जो भाग है, इस संविधान में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद। जो मूल संविधान था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। भीमराव अंबेडकर जी, उनके साथ में 6 जनों को लगाया। देश आजाद हो रहा है, अंतरिम सरकार बन रही है। अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री भी जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक एनवी गोडगिल थे, वो ऊर्जा और खनन मंत्री थे, जो राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ का और पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ का उद्घाटन करते हैं। वो तो ये उसकी बात करें अपन, तो उन लोगों ने मिलकर अब संविधान बनाने की योजना बनाई थी, जिसमें उन्होंने प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को बनाया और उसके साथ में 6 जने अन्य थे, जिसमें कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जो मत्स्य संघ का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव देते हैं, वो भी उसमें क्या थे? सदस्य थे। सादुल्य थे, मित्र थे, कृष्णमाचार्य थे, वो उसके अंदर क्या थे? अन्य 6 जनों के साथ में भीमराव अम्बेडकर जी इसके थे। अब इसमें भीमराव अम्बेडकर जी और 6 जनों ने मिलकर ये बनाया प्रारूप, 395 अनुच्छेद और 22 भाग सेट करके किताब बना दी। फिर भी इनको लगा कि यार के भी तो बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें छूट गई है। तो अनु का मतलब होता है पीछे, और पीछे से कुछ सूचियां उसके अंदर किताब के पीछे और चिपकाई गई, उनको अनुसूची कहा। तो इस तरह से इन बिंदुओं और अध्यायों के अतिरिक्त इसके अंदर अनुसूचियां हैं, और ये जो अनुसूचियों की जो संख्या है वो पहले 8 थी। अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी, बताऊंगा मैं। तो अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। ठीक है, ये मूल संविधान की बात कर रहे हैं। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो ये जो 395 अनुच्छेद है ना, इनमें से लगभग 250 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद? 250 अनुच्छेद या तो अपन ने यूं के यूं ही, या उसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट करके, संशोधन करके अपन ने इस संविधान में ले लिए। इसलिए भारतीय संविधान की नींव कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 को। इसे क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की नींव। भारतीय संविधान की नींव। तो भारतीय संविधान की नींव किसे कहते हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 को, क्योंकि भारत का संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। उन 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद अपन ने हूबहू या थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपने अपने संविधान के अंदर इस भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। इसलिए इसे भारतीय संविधान की नींव कहते हैं। भारत का जो संविधान है, इस संविधान का जो पहला ही पृष्ठ है, उस पहले पृष्ठ पे लिखा हुआ है प्रस्तावना, और प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आज दिनांक को अधिनियमित आत्मार्पित करते हैं। तो ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। प्रस्तावना में केवल एक बार चेंज किया गया था। समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्षता शब्द इसके अंदर क्या थे? अपने जोड़े थे। तो उस प्रस्तावना में लिखा गया है। तो उस प्रस्तावना जो है, उस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। संविधान की आत्मा प्रस्तावना। अगर अपन बात करें कि संविधान की
जो आत्मा है वो कौन है? प्रस्तावना है। अपन ने क्या किया कि जो अमेरिका है, थोड़ा सा आपको आज इसको समझिए कि अपने भाग 1, अगर मैं आपको यहां लिखूं अनुच्छेद 1 से 4, यानी कि एक पार्ट में 4 बिंदु, एक पार्ट में कितने बिंदु? 4 बिंदु। और अगर मैं यहाँ पर इसके बात करूँ कि इसकी विशेषता, तो इसमें लिखा है संघ एवं राज्य के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 1 में तो लिखा है कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो संविधान में भारत को क्या कहा गया? इंडिया अर्थात भारत। भारत किसके नाम पर? भारत। जम्बूद्वीप बौद्ध ग्रंथों में, आर्यावर्त और ब्रह्मवर्त आर्य जाति, ब्रह्मवर्त वेदों में कहा गया है। इंडिया इंडस के कारण यूनानी कहते हैं। हिंदुस्तान फारसी भाषा के कारण इसे सिंधु नदी के पार के निवासी हिंदुस्तान कहते हैं। तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नाम तो है इंडिया अर्थात भारत, और भारत को कहा गया है राज्यों का संघ, यानी कि राज्य का अलग काम होगा और वो सारे मिलकर एक संघ का काम करेंगे। यानी केंद्रीय व्यवस्था अलग होगी मगर राज्य की व्यवस्था अलग होगी। इस तरह से अपनी जो 7वीं अनुसूची है, ये 8 अनुसूची है ना, इसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि संघ सूची में ये काम होंगे जो केंद्र करेगा, राज्य सूची में ये काम होंगे जो राज्य करेगा, और ये दोनों मिलकर समवर्ती सूची के काम करेंगे। और ये समवर्ती सूची अपने ऑस्ट्रेलिया से ली। समवर्ती सूची कहाँ से ली? ऑस्ट्रेलिया से, जिसमें ऐसे प्रावधान है जिसपे राज्य और संघ मिलकर कानून बनाते हैं। राज्य सूची में वे प्रावधान है जिसपे राज्य कानून बनाता है, और संघ सूची में वे प्रावधान है जिसमें केंद्र कानून बनाता है। राजस्थान का विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री होता ही नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट किसमें? संघ सूची में। राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस अलग अलग होती है राज्य सूची में। केंद्रीय विद्यालय अलग और राज्य का विद्यालय अलग, सीबीएसई अलग, आरबीएसई अलग, राष्ट्रीय अभ्यारण्य अलग, राज्य के अलग। इसका मतलब वो समवर्ती सूची में। तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है 7वीं अनुसूची में। इसीलिए भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, इसमें नागरिकता के बारे में प्रावधान है। किसके बारे में प्रावधान है? नागरिकता। और भारतीय नागरिकता जो कानून है वो 1955 में बना। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय नागरिकता कानून कब बना? 1955 में। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी सीआईए, बहुत सारे विवादित जैसे चीज़ें चल रही है, नागरिकता का प्रमाण देना, इस तरह की चीज़ें चल रही है, तो थोड़ा सा नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। तो भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और राज्य शक्ति का वर्णन। भाग 1 में लिखा है भारत राज्यों का संघ है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 के अंदर 5 से 11 अनुच्छेद है और इसमें विशेषता है, नागरिकता के बारे में प्रावधान है। भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बनाया गया। भाग जो 3 है, इस भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 12 और 13 में लिखा है मौलिक अधिकार किनको प्राप्त होंगे। तो इनमें किसका वर्णन है? मौलिक अधिकारों का। तो भाग 3 में कौन है? मौलिक अधिकार। तो 12 और 13 में लिखा है कि मौलिक अधिकार किनको प्राप्त होंगे। 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। 19, 20, 21, 22 स्वतंत्रता का अधिकार है।
फिर अपने 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। फिर जो 31 है, उस 31 संपत्ति का अधिकार था। 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार। फिर संपत्ति के अधिकार को क्या किया? संविधान में अमेंडमेंट किया गया और संपत्ति के अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 300 में उसे कानूनी अधिकार बना दिया। फिर अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद जो 32 है, इसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो जनता, व्यक्ति सीधा कोर्ट में जा सकता है। यह किस में लिखा है? अनुच्छेद 32 में। यह जो मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा कि अगर किसी के साथ छुआछूत होती तो वो सीधे कोर्ट जा सकता है। समानता के अधिकार का क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 में वर्णित मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है, जो तत्कालीन समय में 7वां था। मगर 6ठा जो संविधान में मौलिक अधिकार था, वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे संविधान संशोधन करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया, मौलिक अधिकार की श्रेणी में हटा दिया। तो यहां अगर अपन बात करें तो संविधान की जो आत्मा है वो अंबेडकर के अनुसार कौन है? अनुच्छेद 32, और ये हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। थोड़ा ध्यान पड़ जाएगा। संविधान की नींव भारत शासन ने 1935। संविधान की आत्मा प्रस्तावना भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए, अब इसमें भाग जो 4 है, भाग 4, इस भाग 4 की बात करूं तो भाग 4 कर रहे हैं अपन, और भाग जो 4 है वो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। कोई बात नहीं। भाग 4 ये 36 से 51 है। भाग 4 कहां से कहां तक? 36 से 51। और इसमें नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। तो 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व है। ये जो मौलिक अधिकार है ना, ये अपने अमेरिका से लिए। मौलिक अधिकार कहां से लिए? अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए। जो संसदीय प्रणाली है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये संसदीय प्रणाली अपन ने ब्रिटेन से ली। संसदीय प्रणाली कहां से ली? ब्रिटेन से। सर्वाधिक प्रभाव भारत के संविधान पे पड़ा ब्रिटेन का। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए? आयरलैंड से। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और मैं आपको पूछूं समवर्ती सूची किससे ली? ऑस्ट्रेलिया से। 7वें संविधान, 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 तरह के कानून बना रखे हैं। केंद्र राज्य शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची। अगर मैं बात करूं कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। कुल 8 अनुसूचियां हैं, उसमें 7वीं अनुसूची क्या है? तो केंद्र व
राज्य के बीच किसका बंटवारा किया गया है? शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का क्या किया गया है? बंटवारा किया गया है। इस बंटवारे में कुछ ऐसे कानून हैं जो कौन सी सूची में है? संघ सूची में। संघ सूची में। तो जो संघ सूची है, इस संघ सूची में देखो, पैसे छापना, मुद्रा, जनगणना, युद्ध लड़ना यानी कि प्रतिरक्षा, रेल, विदेशी संबंध, जो अपने समझ में आ जाएगा, ये कौन से कानून कौन बनाता है? संघ बनाता है। विदेशी संबंध बता दो, बाहर राजस्थान का रेल मंत्री बता दो, पंजाब का रेल मंत्री कौन है? होते ही नहीं। किसका? संघ सूची का विषय है। फिर अगर अपन बात करें कि जैसे राज्य सूची, तो राज्य सूची, तो संघ सूची में कानून कौन? राज्य सूची। तो राज्य सूची में राज्य, जैसे पुलिस होती है वो राज्य की होती है। जो स्थानीय स्वशासन होता है, स्थानीय स्वशासन, ये किसका होता है? राज्य का होता है। इसलिए 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायत राज अधिनियम लागू किया गया और 23 अप्रैल 1994 में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम लागू किया गया। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में, जबकि भारत में पंचायत राज अधिनियम 1993 में लागू किया गया था। तो यानी कि पंचायत राज या स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। एक जो सूची है उसको कहते हैं अपन समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। और इस समवर्ती सूची यह है, इस समवर्ती सूची में जैसे अपन बात करें तो इसमें शिक्षा, केंद्रीय यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विद्यालय, अगर यहाँ पे बात करें उद्योग, HMT का कारखाना, भारत सरकार का उद्योग हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, भारत सरकार का उद्योग हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारत सरकार का उद्योग मॉडर्न बेकरीज, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्री, ये अपने भारत सरकार के उपक्रम राजस्थान के अंदर। तो उद्योग, अगर मैं बात करूं तो वन्य जीव, या मैं आपको कहूं कि अभ्यारण्य, समवर्ती सूची। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे संघ सूची पर कानून बनाता है केंद्र, राज्य सूची पर कानून बनाता है राज्य, और समवर्ती सूची पे दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, यानी कि केंद्र प्लस राज्य। अंतिम पावर तो किसका होगा? केंद्र का ही होगा, क्योंकि भारत क्या है? राज्यों का संघ है, मगर उन्हें भी पावर है। जैसे NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केंद्र ने बनाई है, मगर राजस्थान भी लागू करेगा, तो लागू करना ही है क्योंकि उन्होंने बनाई है। मगर ये चाहे कि नहीं करूं, तो अगर आपस में लड़े होगी तो बात अपन को उनकी माननी पड़ेगी, या आपकी शिक्षा नीति आप बता दो उनको, और केंद्र वाले जो उसके जो आयोग है उस आयोग के सामने पेश कर दो, वो कहेंगे कि हाँ था के मको अच्छी, तो था के राख लो। अरे अगर राजस्थान वाले और अच्छी बना सकते हैं तो आप बनो, वरना आप क्या करो, इसको लागू करना रहेगा। तो केंद्र और राज्य का अलग अलग है, मगर अंतिम पावर किसका होता है? केंद्र का। ये भी अपने को ध्यान रखना है। और जो समवर्ती सूची है, ये समवर्ती सूची अपने ऑस्ट्रेलिया से ली, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली। बताओ, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन, सर्वाधिक प्रभाव ब्रिटेन, मौलिक अधिकार अमेरिका, नीति निषेध तत्व आयरलैंड से लिए। फिर क्या किया अपन ने कि अपन घूम रहे हैं तो भी, और घूम रहे हैं और घूमते घूमते गए अपन रूस के अंदर, और रूस में वहाँ के संविधान में अपन ने देखा कि उन्होंने 10 ऐसे पॉइंट लिखे हुए थे कि वन्य जीवों की का संरक्षण करना चाहिए, देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनका और उनके परिवार का हमें सम्मान करना चाहिए, जो राष्ट्रीय धरोहर हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, जो राष्ट्रीय संसाधन है उन्हें हमें बचाना चाहिए। इस तरह से जो कुछ ऐसे कर्तव्य है जो जनता के अगर कर्तव्य हो तो देश बहुत ही अच्छा चले, ऐसे 10 पॉइंट लिखे हुए थे रूस के अंदर, जिन्हें मौलिक कर्तव्य कहा गया।
तो अपन ने उसको क्या किया, संविधान में संशोधन करके उन मौलिक कर्तव्यों को भी अपन ने क्या किया, अपने संविधान में जोड़ा। और उन संविधान में जोड़ा तो उसके लिए अपन ने भाग 4 क बनाया और अनुच्छेद बनाया 51 क। अनुच्छेद कौन सा बनाया अपन ने, 51 क। और इस अनुच्छेद के तहत अपन ने क्या किया, मौलिक कर्तव्य जोड़े। कौन से कर्तव्य जोड़े, मौलिक कर्तव्य। और ये मौलिक जो कर्तव्य है, ये मौलिक कर्तव्य बताओ कहां से लिए, रूस से लिए। कब लिए, कितने लिए, ये तो बता दो, 10 लिए। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अपन ने क्या किया, शिक्षा का कर्तव्य जोड़ा कि हर माँ बाप का कर्तव्य होगा क्योंकि वो बच्चों को क्या प्रदान करे, शिक्षा प्रदान करे। तो अब शिक्षा का कर्तव्य जोड़ने के बाद में मौलिक कर्तव्य कितने, 11। मौलिक अधिकार जो किसी समय 7 थे, उसमें अपने संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, हटा दिया। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, अपन ने हटा दिया। और संपत्ति के अधिकार को अपने हटाने के बाद में अब अपने पास मौलिक अधिकार कितने बच गए, 6। तो मौलिक अधिकार तो 6 और मौलिक कर्तव्य कितने, 11। ठीक है। अब इसके बाद में आप समझना, इसके बाद में जैसे भाग 5 अनुच्छेद 52, अब इसमें वर्णन है राष्ट्रपति का। ठीक है। अब 52 में राष्ट्रपति, 63 में उपराष्ट्रपति, 74 में प्रधानमंत्री होने की मंत्रिपरिषद। समझ में आई। 96 का अपने 76 का अंदर महान्यायवादी, 124 का अंदर सर्वोच्च न्यायालय, 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 153 में राज्यपाल। तो 153 में कौन है, राज्यपाल। 163 में मुख्यमंत्री। फिर इनका सिस्टम चल जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, अपनी राजभाषा से संबंधित प्रावधान बना दिए, संविधान में संशोधन से संबंधित प्रावधान बना दिए, आपातकालीन व्यवस्थाओं से संबंधित प्रावधान बना दिए। और अनुच्छेद 395 में अपन ने लिखा कि भारत शासन अधिनियम 1949 को ब्रिटिश सरकार चाहे तो कभी भी समाप्त कर सकती है। ऐसा लिखा हुआ है, कर नहीं सकते, वो तो गया हुआ का जमाना। पर उन्होंने उस समय ये भी लिखा हुआ था कि हम तुम्हें आज़ादी दे रहे हैं तो हम उस प्रावधान को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। अरे भारत शासन ने 1949 की कह रही हूँ, तान देश तो आज़ाद कर दिया मेना, पर मेना था को ताने वापस गुलाम बना सका अगर तुम माँ की बात न मानो। तो उनकी बात मनवाने के लिए उन्होंने एक प्रावधान रखा कि भारत की जो लोकसभा के अंदर जो 550 सदस्य होते हैं, उनके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जो एंग्लो इंडियन समुदाय के होंगे, जो आंग्ल भारतीय होंगे, जिनकी माता भारतीय और पिता विदेशी होगा, उनके बच्चों को 2 जनों को आप आपके संसद में बिठाओगे। और वर्तमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस प्रावधान को क्या कर दिया, खत्म कर दिया कि ये गुलामी का प्रतीक है, दासता का प्रतीक है। तो अब हमारे एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा अपना बेसिक कंसेप्ट था जो संविधान से संबंधित अपन जैसे बात कर रहे हैं। तो ये राज्यपाल और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा सा अपने को समझना होता है। मैं थोड़ा सा इसे वापस से आपको रिपीट करा देता हूँ। थोड़ा सा देख लीजिए कि भारत शासन अधिनियम 1858 बना। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। फिर 1909 में भारत शासन अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार, 1919 में भारत शासन अधिनियम मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत शासन अधिनियम 1935 250 अनुच्छेद, जो इस अधिनियम के तहत जो अपने भारतीय संविधान की जो किताब है, उस किताब के अंदर अपने
इनके 250 अनुच्छेदों को शामिल किया है, इसलिए इसे भारतीय संविधान की नींव कहते हैं। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। और अनुच्छेद 32 में वर्णित भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अपने अनुसार संविधान की आत्मा कहा था। संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब इसके अंदर 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भी 22 भाग 395 अनुच्छेद हैं, मगर अनुसूची की संख्या 12 है। पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत नवी अनुसूची जोड़ी गई, जो भूमि सुधार और संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित थी, जिसमें 284 ऐसे प्रावधान थे जिसके अंदर उनके खिलाफ अपन कोर्ट में नहीं जा सकते। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो पंचायत राज से संबंधित थी। और 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ था, और उसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो नगर निकाय से संबंधित थी। राजस्थान में वर्तमान में नगर निगम 10 है। पहले 7 संभागों पे थे, फिर अलवर, भीलवाड़ा और पाली को, तीनों को नगर निगम बनाया। और अजमेर जोधपुर, जयपुर और कोटा, इनमें 2-2 नगर निगम बनाए। तो 3 और 3 6 और 7 13 हो गए, मगर उन 2-2 वालों को वापस हटा दिया, तो अभी नगर निगम कितने हैं? 10 है। 7 संभाग मुख्यालय के ऊपर, एक अलवर के अंदर, एक अपने भीलवाड़ा और एक पाली। अब समझिए आप कि मैं आपको बता रहा था कि जो देश है, उस देश क्या हो गया? आजाद हो गया है। अब ये अनुच्छेद बताए मैंने, भाग 1 से 4 संघ व राज्य क्षेत्र का प्रावधान, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता, भारतीय नागरिकता कानून 1955 में संघ और राज्य में पहला अनुच्छेद जो है उसमें लिखा है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। भाग 3 12 से 35 मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए अपन ने, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली, सर्वाधिक प्रभाव भी ब्रिटेन का पड़ा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 नीति निषेध तत्व जो अपने आयरलैंड से लिए हैं। फिर भाग 4 का जोड़ा अपने सोवियत संघ रूस से 10 मौलिक कर्तव्य लेके आए, और भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्य जोड़े 10 + 1। एक कौन सा? शिक्षा का कर्तव्य। हर माँ बाप का कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। फिर भाग 5 अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, फिर अपने राज्य पाला जाता है, राज्यों की व्यवस्था हो जाती है, फिर मुख्यमंत्री, और इस तरह से चलते चलते ये 395 अनुच्छेद और 22 भाग क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। फिर मैंने बताया कि समवर्ती सूची अपने ऑस्ट्रेलिया से ली। 7वीं अनुसूची के अंदर केंद्र और राज्य की भी शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची केंद्र कानून बनाएगा, फला चीजें, मुद्रा, रेल, जनगणना, प्रतिरक्षा, रेल, विदेश मामले। राज्य सूची पुलिस, स्थानीय स्वशासन, राज्य कानून बनाएगा। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर कानून बनाएगा। शिक्षा, उद्योग, अभ्यारण्य, इस तरह की चीजें मैंने आपको बताई है। अब आप वापस से समझिए कि जैसे देश क्या हो गया? आजाद हो गया। अब देश आजाद हो गया। अब देश आजाद हो गया तो देश आजाद करने के लिए अंग्रेजों ने किसको सौंपा, और देश आजाद क्यों हुआ, इस पर फोकस करिए। कि भारत के अंदर 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन चल गया, जनता के अंदर बहुत विद्रोह है, सारे स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल दिया अंग्रेजों ने, महात्मा गांधी को, सबको जेल में डाल दिया है। शांति बनाए रखना उनके लिए कठिन हो रहा है। मगर तत्कालीन समय के अंदर ब्रिटेन के अंदर चुनाव हुए, और वहां पर क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में, क्लीमेंट एटली, इस क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनी। यानी कि ये क्या बना? प्रधानमंत्री, और क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में सरकार लेबर पार्टी की कहां पर बनी? ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बनेगी। ब्रिटेन के अंदर 2 पार्टियां हैं, कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल पार्टी। अमेरिका के अंदर 2 पार्टियां हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। अभी रिपब्लिकन पार्टी का जो उम्मीदवार है ट्रंप, वो शासक है, और जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी का था।
ब्रिटेन में दो पार्टियां, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी का प्रधानमंत्री बन गया क्लेमेंट एटली। अब वो लेबर पार्टी मजदूर दल, तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग रह रहे हैं वो भी उसके हिसाब से मजदूरी है जो यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं। अरे आपने कोई सऊदी अरब में काम करवा जाओ ना तो वो मजदूर है, वहां पर रह रहा है। आपने साउथ अफ्रीका, युगांडा या के अंदर काम करवा जाओ तो वो मजदूरी है अपने लिए। अरे यार बारवास भोग रही हो, तो उनके लिए ये अंग्रेज भी भारत में क्या भोग रहे हैं, बारवास भोग रहे हैं। तो उसने यहाँ पर 1946 के अंदर एक मिशन भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन कौन भेज रहा है, क्लेमेंट एटली भेज रहा है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन भारत में आ रहा है 1946 में। अब ये भारत में आके क्या कहता है, भारत में देखता है स्थिति, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी एलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस, ये 3 जने आए थे। एक वहाँ का नेवी का ऑफिसर था, लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी, एक वहाँ पर जैसे भारत सचिव वाला का आदमी था, तो ये और एक अपने जो सचिव था। तो ये आदमी यहाँ पर आए 3 जने, एबी एलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस, ये 3 जने आए इस मिशन में। कितना जना आया, 3 जना। ये आए यहाँ पर, यहाँ की स्थिति देखी, वापस आकर रिपोर्ट दी किसे, क्लेमेंट एटली को। इन्होंने कहा कि भारत के तिलों में अब तेल नहीं है और आप ज़्यादा संघर्ष करोगे तो और मार खाओगे। क्या कुछ आदमी है वो भी वहाँ पर समाप्त हो जाएंगे, मार दिए जाएंगे। जनता में इतना एक आक्रोश है, तो क्या करना चाहिए, भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण कर देना चाहिए। तो अगर सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे मगर किसको करें, तो क्या हम सत्ता का हस्तांतरण करेंगे वहाँ की संविधान सभा को। किसको करेंगे, वहाँ की संविधान सभा को। तो जो वहां पर संविधान का निर्माण करेगी उस सभा को अपन सत्ता का क्या करेंगे, हस्तांतरण करेंगे। तब इस कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत के अंदर संविधान सभा का क्या होता है, गठन होता है। अब संविधान सभा का जो गठन होता है ये होता है जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में। क्या करते हैं, पहले क्या थी, रियासतें थी। मैंने बताया 565 के लगभग तो क्या थी, रियासतें। फिर एक ब्रिटिश प्रांत है जो डायरेक्ट अंग्रेजों के अंडर में आते थे, जैसे मध्य भारत, मुंबई, मद्रास, ये अंग्रेजों के दिन थे। और 4 चीफ कमिश्नर थी, कुर्ग कर्नाटक, बलूचिस्तान पाकिस्तान, दिल्ली और एक अपने अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का, ये 4 चीफ कमिश्नर थी। तो 4 चीफ कमिश्नर, 595 रियासतें और ब्रिटिश प्रांत, ये जो थे इन लोगों को अब जिम्मेदारी दी गई कि आप संविधान सभा के सदस्य बनाएं। क्लियर। तो इस संविधान सभा के सदस्यों में प्रांतीय विधानसभाएं, इन प्रांतीय विधानसभाओं की जिसे बात कर रहे हैं तो इसमें 292 सदस्य थे। फिर चीफ कमिश्नरी, जिसे सीधा केंद्र शासित प्रदेश कहते थे, चीफ कमिश्नरी, चीफ कमिश्नरियां 4 थी, कुर्ग कर्नाटक, बलूचिस्तान, ये वर्तमान में पाकिस्तान में है, पहले अपने यही था बलूचिस्तान, ये जैसे वर्तमान में पाकिस्तान में है। एक अपना कौन था, तो दिल्ली था। और एक अगर बात करें तो वो था अपने अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा। तो ये 4 क्या थी, चीफ कमिश्नर थी। एवं जो बड़ी रियासतें थी उन रियासतों में देखा जोड़ो या ना, और कुल अपन 389 जना करना, 389 कतरा बचला
तो ये 93 गई देसी रियासत, 565 तो कुल ही, मगर इसमें प्रावधान रखा गया कि 10 लाख की जो जनसंख्या है ना, उस 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक सदस्य का क्या करेंगे, चुनाव। तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक सदस्य का चुनाव किया गया और क्या बनाई गई, संविधान सभा बनाई गई। कुल 389 सदस्य जुलाई 1946 के अंदर संविधान सभा का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसमें प्रांतीय विधानसभाओं में 292 सदस्य, 4 चीफ कमिश्नर से कुर्ग कर्नाटक, कुर्ग केटी, बलूचिस्तान पाक, दिल्ली और अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान, इनसे 4 सदस्य और 93 देशी रियासतों से सदस्य ले गए और संविधान सभा का क्या कर दिया जी, गठन कर दिया। अब क्या बन गई, संविधान सभा। अब संविधान सभा बनी तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अब सब जना आ गया, मीटिंग कर ली, बैठ गया। जैसे ही उसमें बैठे तो एक आदमी को बॉस बनाना पड़ता है। जैसे अभी 18वीं लोकसभा चली तो 18वीं लोकसभा के सभी सदस्य चुनकर संसद भवन में आ गए। अब वो सदस्य जब तक शपथ नहीं लेते, भारत का जो संविधान है उस भारत के संविधान के अंदर जो पहली अनुसूची है उसमें संघ और राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। पहले अनुच्छेद में भी लिखा है, पहले से 4 तक अनुच्छेद में भी लिखा है, भाग 1 में भी लिखा है, मगर उससे काम नहीं चल रहा था, इसलिए पहली अनुसूची में इसकी डिटेल से व्यवस्था की गई। फिर जो दूसरी अनुसूची है उसमें इन जो पदाधिकारियों के हैं वेतन और भत्तों के बारे में प्रावधान किया गया। और अनुसूची जो 3 है उसमें इनके द्वारा ली जाने वाली शपथ का वर्णन किया गया। तो अनुसूची 3 में क्या है, शपथ का वर्णन। तो शपथ कौन दिलाता है, अरे सभी सदस्य आ गए, अब शपथ कौन दिलाएगा, अपन सभी जने आ गए, मैं भी आ गया, आप भी आ गए, अब शपथ कौन दिलाएगा। अपने में से सबसे जो वरिष्ठ होता है उस व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, टेम्परेरी बॉस। अब वो अपन सबको क्या दिला देगा, शपथ दिला देगा। फिर अपन सदस्य बनते हैं, फिर अपन अपने में से विधानसभा है तो विधानसभा अध्यक्ष चुनते हैं, लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं। तो ओम बिरला ने सबको शपथ नहीं दिलाई, ओम बिरला को भी प्रोटेम स्पीकर ने क्या दिलाई है, शपथ दिलाई है। क्लियर। तो अब पहली बैठक हुई, ये व्यवस्था कहाँ है, ब्रिटेन के अंदर। तो अपन ने यहां पर भी ऐसे ही दिखा और सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति था उसे अपन ने क्या बनाया, अध्यक्ष बनाया। तो इसमें अध्यक्ष कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। अब मगर ये कैसा अध्यक्ष होगा, अस्थायी होगा। अरे अध्यक्ष कैसा होगा, अस्थायी होगा। इसलिए संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। सदस्य सब बन गए। अब दूसरी बैठक हुई 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया राजेंद्र प्रसाद को। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बना, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने किस्मत देखी जो संविधान सभा की पहली बैठक का 2 दिन बाद में यूं संविधान सभा को अध्यक्ष बन गया स्थायी। और 26 जनवरी 1950 जो देश लागू हुआ रहा 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रपति भी बन गए। तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब बना, 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रगीत और भारत का राष्ट्रगान कब लागू हुआ, 24 जनवरी 1950 को। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। फिर 13 दिसंबर 1946 को 2 दिन बाद अब अपनी इस मीटिंग का उद्देश्य क्या होगा। तो जैसे संविधान के अंदर उद्देश्य प्रस्तावना में लिखा हुआ है
उसी तरह का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव, कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। तो इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव कब लागू किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव लागू किया गया 13 दिसंबर 1946 को। फिर उसके बाद में संविधान में अब क्या करेंगे? काम बांटेंगे। तो काम बांटा, संघ संविधान समिति का जो केंद्रीय कामों का अध्यक्ष बनाया जवाहरलाल नेहरू को, और प्रांतीय जो कामों का अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया भीमराव अंबेडकर को। झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया जेबी कृपलानी को। इस तरह से काम बांट दिए। अब धीरे धीरे सब जने क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है। इसके बाद तब 90 सदस्य पाकिस्तान में चले जाते हैं और 299 सदस्य अपने भारत में रह जाते हैं। फिर 26 नवंबर 1949 को देश का जो संविधान कंप्लीट हो जाता है, उसे आंशिक रूप से लागू कर दिया जाता है। अतः 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक का जो समय है वो संविधान के निर्माण में लगा है। तो कितना लगा? ये कौन सा प्रस्ताव है? उद्देश्य प्रस्ताव। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की उद्देशिका क्या है, तो उद्देशिका का मतलब ही प्रस्तावना है। अब कंप्लीट कब होगा जी? एक बताओ देखे। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? JL नेहरू को। अगर अपन बात करें कि जो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसको बनाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगर मैं यहां पे बात करूं कि जो झंडा समिति है, इसका अध्यक्ष किसको बनाया? जेबी कृपलानी को। झंडा समिति का अध्यक्ष किसको बनाया? जेबी कृपलानी को। ये झंडा समिति के क्या है? अध्यक्ष है। अगर मैं आपको यहीं पे कहूं कि संविधान की जो प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष किसे बनाया? भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को क्या बनाया? प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। तो भीमराव अंबेडकर जी कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। तो भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के कौन है? अध्यक्ष। इसके अंदर सदस्य कितने? तो 6 तो सदस्य, तो कुल सदस्य कितने? 7। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं कि जो संविधान है वो कंप्लीट हो गया। कब हुआ? 26 नवंबर को। कब हो गया? 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान क्या हो गया? तो मैं यहां पर शब्द लिख रहा हूं, आंशिक रूप से क्या कर दिया? इसे लागू कर दिया। क्लियर? और जब तो अब ये 26 नवंबर 1949 से 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक का समय निकालना है। कितना हो रहा है? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये खुद निकाल के देखना। हाँ, निकाल लिया क्या? छब्बीस जनवरी 1950 को क्या हो जाएगा? संविधान क्या हो जाएगा जी? लागू। तो भारत क्या बन जाएगा? गणतंत्र। संविधान क्या हो जाएगा? लागू। और भारत क्या बन जाएगा? गणतंत्र।
ठीक है। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, कहां से कहां तक? ये। और राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956, 7 वर्ष 8 माह और 14 दिन। कैलकुलेशन देखना है अगर कोई इसमें मिस्टेक हो तो। ये थोड़ा सा अपन जिसमें आपको जैसे समझाना चाह रहा था और मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है, उसको एक बार वापस देखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1858, इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश क्राउन ब्रिटिश संसद के अधीन चला गया। अब भारत के ऊपर राज कौन करे? ब्रिटिश संसद कर रही है, महारानी कर रही है। 1909 भारत शासन अधिनियम मार्लियामेंटो सुधार, 1919 भारत शासन अधिनियम मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत शासन अधिनियम 1935 भारतीय संविधान की नींव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि भारत की जो पुस्तक है संविधान, इस संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे और इसके अंदर अनुसूची की संख्या 8 थे। इसमें 395 अनुच्छेदों में से 250 के लगभग जो अनुच्छेद है वो हमने हूबहू या थोड़ा सा संशोधन करके अपने संविधान में शामिल किया। इसलिए भारतीय संविधान की नींव भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा जाता है। मगर भारत के संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। फिर मैंने बताया कि भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और राज्य के बारे में प्रावधान है और इसमें लिखा है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। मगर राज्य और इसके बारे में जो व्यवस्था है इसको और विस्तृत रूप से लिखा है अनुसूची 1 के अंदर। अनुसूची 2 के अंदर पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों के बारे में प्रावधान है और अनुसूची 3 में पदाधिकारियों ली जाने वाली शपथ का प्रावधान है। अनुसूची 4 में राज्यसभा सीटों का बंटवारा किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में प्रावधान अनुसूची 5 में है और अपने जो विशेष राज्य है वो अनुसूची 6 में है। अनुसूची 7 में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है और अनुसूची 8 जो है उसमें राजभाषा से संबंधित प्रावधान है जो वर्तमान में 22 है। ये मूल संविधान में थी। अनुसूची 9 के अंदर भूमि सुधार और संपत्ति अधिग्रहण से है प्रावधान है जो पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है जो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 11वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1985, हाँ 85। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची का संबंध नगर निकाय से है जो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। नगर निगम कितने अभी? 10। फिर देखिए, फिर अपन ने बात की है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। मैंने आपको थोड़ा सा समझाया है कि संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है, मुद्रा, रेल, जनगणना, प्रतिरक्षा, रेल, विदेश, परमाणु ऊर्जा, इस तरह के जो प्रावधान इसमें होते हैं। राज्य सूची में पुलिस और स्थानीय स्वशासन मैंने बताया है। समवर्ती सूची अपन ने ऑस्ट्रेलिया से लिए केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है। अंतिम पावर केंद्र का रहता है। शिक्षा, उद्योग और इस तरह से मैंने आपको थोड़ी सी व्यवस्थाएं दिखाई है। फिर मैंने बताया कि क्लेमेंट एटले के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार बन गई ब्रिटेन में। उन्होंने कैबिनेट मिशन भारत के अंदर 3 सदस्य एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस के रूप में भेजा था। संविधान सभा जुलाई 1946 में, क्योंकि इन्होंने कहा था कि संविधान सभा को सत्ता का हस्तांतरण करेंगे, तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में हुआ। कुल 389 सदस्य, 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक सदस्य चुना गया। 292 प्रांतीय विधानसभाओं से सदस्य चुने गए जिस पे डायरेक्ट ब्रिटिश का अधीन था या ब्रिटिश का शासन था, जैसे मद्रास, मुंबई, मध्य भारत, ये जो प्रेसिडेंसिया भी कहा जाता था इन्हें। और 4 चीफ कमिश्नर से जोड़े गए 4 सदस्य, कुर्ग, कर्नाटक, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, राजस्थान, ये 4 कमिश्नर से 4 सदस्य आए और 93 देशी रियासतों से क्या है, सदस्य आए। ये सदस्य आकर अब मीटिंग करते हैं और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता के अंदर, अस्थायी अध्यक्षता के अंदर ये बैठक होती है। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कंसेप्ट समझ में आ गया, जो सभी सदस्य चुने जाने के बाद उन्हें शपथ दिलाएगा।
संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति का सरदार वल्लभ भाई पटेल को, झंडा समिति का जेबी कृपलानी को, प्रारूप समिति जो 7 सदस्यों की थी भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया और इन सब ने भारत का संविधान बना दिया था 26 नवंबर 1949 को। इस दिन इसे आंशिक रूप से लागू किया गया था और इसे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का इसमें समय लगा था। फिर 26 जनवरी 1930 को लाहौर के अंदर रावी नदी के तट के ऊपर, क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा ज्योग्राफी वाला कि लाहौर किस नदी के तट पर? रावी नदी, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बगदाद किस नदी के तट पर? बगदाद, हाँ धीरे धीरे आ जाएगा। अभी लाहौर रावी नदी के तट पर, वहां पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? स्वराज की घोषणा की, पहली बार तिरंगा झंडा फहराया। डेट इंपॉर्टेंट हो गई थी, इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को क्या किया गया? लागू किया गया और उसी संविधान के हिसाब से अभी वर्तमान में भी अपन क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल अपन बात करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि स्टूडेंट मेरी क्लास में 5 बैठे हुए हैं या 50 बैठे हुए हैं, तो कल छुट्टी रहेगी। सोमवार को अपन वापस 3 बजे मिलते हैं। मैं धीरे धीरे इसका समय बढ़ाऊंगा, 3 घंटे मेरा समय रहेगा, 3 से 6 तक का समय रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।